आज हम देखते हैं अध्याय 2 का पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन का अगला चरण। कल हम पढ़ लिए थे निषेचन के बारे में, फल के बारे में। आज हम देखते हैं निषेचन के चरण। ये टॉपिक रहेगा, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इकाई में जब 4 अंक का क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखिएगा, निषेचन के चरण। तो देख लेते हैं इसके कितने चरण होते हैं। तो पहला चरण ये है परागकण का अंकुरण, दूसरा चरण है पराग नलिका का पथ और तीसरा चरण है भ्रूणकोश में पराग नलिका का प्रवेश। फिर चौथा क्या है, नर युग्मक का स्वतंत्र होना और पांचवा है नर तथा मादा युग्मक का संयुग्मन, जिसे हम निषेचन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहला चरण। तो क्या है पहला चरण, परागकणों का अंकुरण। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब परागकण किसी पुष्प के अंदर प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम यह उसमें उपस्थित कौन सी, जब ये वर्तिकाग्र के अंदर पहुंचेगा तो उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके सबसे पहले ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद यह धीरे धीरे अंदर की ओर प्रविष्ट करने लगता है, तभी से हम क्या कहते हैं परागकणों का अंकुरण। और परागकणों का अंकुरण याद रखिएगा कुछ मिनटों से लेकर, ठीक है, कुछ मिनटों से लेकर 2 दिन तक का समय लग जाता है। ठीक है, कुछ मिनटों से लेकर 2 दिन तक का समय लग जाता है, क्योंकि पुष्प क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और कई पुष्पों में देखो इसमें एक नली है, लेकिन कई पुष्पों में इसी प्रकार की और कई नलियां होती हैं। तो याद रखिएगा मालवेसी कुल के पौधे में ना, कौन से कुल के पौधे, मालवेसी जो कुल के पौधे होते हैं उनमें ये पॉलन ट्यूब एक से अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पराग नलिका का पथ। अब परागकण यहाँ पर पहुंच चुका है। अब पराग नलिका का पथ यानी कि परागकण यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन पराग नलिका का पथ 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है ठोस, दूसरा क्या होती है, खोखली संरचना। तो ठोस वाली संरचना में परागकण तेजी से नहीं जा पाते, खोखली संरचना में तेजी से जा पाते हैं। और जो खोखली संरचना होती है उसके मध्य में श्लेष्मक स्त्रावण होता है। मैंने बताया कहीं पर श्लेष्मक स्त्रावण होता है, जिससे नलियां नम रहती है और उसी में से फिर परागकण पहुंचने लगते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने इसे माइक्रोपाइल से जोड़ रखा है, लेकिन कई बीजांड ऐसे होते हैं जिसमें ये नलियां कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी मध्य भाग से प्रवेश करती है। तब यहाँ पर 3 नाम होते हैं, जिसे मैंने PCN करके लिख रखा है। तो P से होता है प्रोकोगेमी, प्रोकोगेमी, फिर M से होता है मीसोगेमी, मीसोगेमी, और C से होता है चैलेजोगेमी, चैलेजोगेमी। तब इसे हम क्या कहते हैं, निभागी क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र और ये मध्य भाग। और परागकण इन्हीं तीनों द्वार के द्वारा प्रवेश करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परागकण कहाँ से प्रवेश करते हैं, चैलेजोगेमी से प्रवेश करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका था कि इसके ऊपर जो अध्यावरण पाया जाता है वो बीच से खुलने से अच्छा कहाँ से खुलता है, नीचे वाली संरचना से, जहाँ माइक्रोपाइल पाया जाता है। इस स्थान से जब ये खुलता है तब परागकण आसानी से पहुंच जाते हैं। अब अगला चरण देखते हैं कि भ्रूणकोश में पराग नलिका का प्रवेश। अब देख लो परागकण यहाँ पर पहुंच चुका है। अब इस स्थान से उसे आगे बढ़ना है, तब याद रखिएगा यहाँ 3 कोशिकाएं, पहले मैं बता चुका था, ऊपर भी और नीचे भी। तब इन तीनों को भेदते हुए यह ऊपर चढ़ता है और बाद में ये तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ऊपर की 3 कोशिकाएं और नीचे की 2 कोशिकाएं, क्योंकि एक क्या रहता है, केंद्रक रहता है। ठीक है, कुल मिलाकर 5 कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं इस चरण में ना। अब देखते हैं नर युग्मक का स्वतंत्र होना। अब परागकण यहाँ पर पहुंचने के बाद याद होगा आप लोग को कि परागकण में 2 लेयर होते हैं और बीच में यहाँ 2 केंद्रक होते हैं। तो ये लेयर पहले से ही नष्ट हो जाता है, इसके बाद ये लेयर भी अब नष्ट होने लगता है, जिससे परागकण क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये अलग अलग होते हैं तो इनमें एक नलिका का निर्माण होता है और वो नली 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जब ये ऐसे करके नष्ट होने लगता है तब इसमें नलिका का निर्माण होता है और ये नली 3 प्रकार की होती है। पहला नली ये होती है कि कई बार ये छिद्र बीच से बन जाता है, जिससे परागकण यहाँ से निकलने के बाद बाहर भागने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद कई बार ये नली का ऊपरी सिरा जैसे बहुत बड़ा नली बन जाता है और ऊपरी सिरा आगे से फटता है ताकि परागकण सीधे गिरने लगते हैं। ठीक है, फिर तीसरी नली होती है जो 2 नलियों का निर्माण करती है और दोनों युग्मक अलग अलग नलियों से जाते हैं और एक जाता है द्वितीयक केंद्रक के पास और एक जाता है
अगुणित केंद्रक के पास। इस प्रकार यह पहुंच जाते हैं, मतलब इस स्थान पर परागकण। और समझ लो ये 3 प्रकार की नलियों का निर्माण करता है। पहला कि ये बीच में छिद्र बना लेता है, दूसरा कि परागकण में बनी नलिका का अंतिम सिरा फूट जाता है, और तीसरा क्या है, 2 नलियों का निर्माण करेगा। तो पहली नली कहाँ जाएगी, अगुणित केंद्रक के पास, और द्वितीय केंद्रक के पास दूसरी नली जाती है। ठीक है, अब ये स्वतंत्र हो गए युग्मक, यहाँ पर भी पहुंच गए। अब हम देखते हैं नर तथा मादा युग्मक का संयुग्मन। तो स्वतंत्र हुए परागकण बीजांड में उपस्थित, अब देखो एक केंद्रक यहाँ पर है, एक केंद्रक यहाँ पर है, और परागकण मतलब बीजांड के अंदर क्या रहते हैं, एक द्विगुणित केंद्रक और एक अगुणित केंद्रक। तो ये चीज इससे मिलता है और ये चीज इससे मिलने लगता है। ठीक है, तो परागकण में उपस्थित पहला केंद्रक या तो द्विगुणित केंद्रक को निषेचित करेगा या अगुणित केंद्रक को निषेचित करेगा, और जो बचेगा वो फिर इन दोनों में से किसी एक को फिर से निषेचित करता है। ये क्या कहलाता है, नर तथा मादा युग्मक का संयुग्मन। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि पुष्पों में निषेचन के चरण को समझाइए, तो आपको चित्र सहित यह वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि निषेचन यहाँ पर 2 बार हो रहे हैं, तो यही क्वेश्चन आता है कि दोहरा निषेचन क्या है, इसे हम आगे टॉपिक में समझते हैं। आगे हम देखते हैं कि चित्र में पहले बार समझ लिए थे निषेचन के चरण को। अब हम देखते हैं कि दोहरा निषेचन क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये भी बता रहा हूँ। यदि छोटा क्वेश्चन इस इकाई से आता है तो दोहरा निषेचन या तो त्रिक संलयन, इन दोनों में से किसी एक को पूछता है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोहरा निषेचन पहले समझ लेते हैं। अब दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन किसे कहते हैं देखते हैं। तो देखो परागकण में कितने युग्मक हैं, 2, और इसमें कितने युग्मक हैं, 2। ठीक है, तब हम देखते हैं कि इनमें से निकलने वाला पहला परागकण किससे मिलता है, इन दोनों में से किसी एक युग्मक से। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला इन दोनों में से किसी एक से मिलेगा। तब इसकी परिभाषा ऐसे बनती है कि सभी आवृत्ति बीजी पौधों में लगभग दोहरा निषेचन पाया जाता है, जिनमें नर युग्मक परागकण में उपस्थित नर युग्मक भ्रूणकोश के प्रथम युग्मक को निषेचित करता है, तथा परागकण में उपस्थित दूसरा नर युग्मक बीजांड में उपस्थित द्विगुणित युग्मक से संलयन होकर क्या बनाता है, त्रिगुणित युग्मक का निर्माण करता है। याद रखना कि जो एक युग्मक है उसे n से प्रदर्शित करते हैं, तो जब इसमें का n और इसमें n मिलेगा तब ये क्या बनेगा, 2n, और याद रखिए पहले से ये क्या है, 2n है, तो 2n प्लस n क्या बन जाएगा, 3n। ठीक है, अब देखना ये पहले बार में हो गया और ये क्या हो रहा है, दूसरे बार में। इसलिए जब निषेचन की क्रिया दूसरी बार होती है तब इसे क्या कहा जाता है, दोहरा निषेचन कहा जाता है। एक बार और सुन लो कि सभी आवृत्ति बीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है, जिनमें परागकण में उपस्थित पहला नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संयुग्मन की क्रिया करता है, तथा परागकण में उपस्थित दूसरा नर युग्मक बीजांड में उपस्थित द्विगुणित युग्मक को निषेचित करता है या संयुग्मन करता है। और चूंकि यह क्रिया 2 बार होती है इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं, जिसमें दूसरा किस प्रकार का प्राप्त होता है, त्रिगुणित युग्मक प्राप्त होता है। समझ में आया? अब इसी में देख लेते हैं, छोटा सा ये बोलता है कि त्रिक संलयन क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि त्रिक संलयन क्या है। तब हम समझते हैं इसका भी आंसर सेम रहेगा कि जब आवृत्ति बीजी पौधों में निषेचन होता है तो पहला परागकण अगुणित, ठीक है, अगुणित युग्मक बीजांड के अगुणित युग्मक से मिलकर द्विगुणित युग्मक का निर्माण करता है। द्विगुणित हो गया, द्विगुणित युग्मज ना, युग्मज का निर्माण करता है जिसे जाइगोट भी कहते हैं। ठीक है, तथा दूसरा परागकण का युग्मक बीजांड में उपस्थित द्विगुणित मादा युग्मक से संलयन करके त्रिगुणित, अब द्विगुणित के बाद क्या आ गया, त्रिगुणित युग्मज का निर्माण करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रक मिल रहे हैं, इसमें का 1 और इसमें का 2, तब इसे क्या कहा जाता है, त्रिक संलयन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जायगोट बन चुका है। अब आगे देखेंगे कि भ्रूणकोश क्या होता है और भ्रूणकोश के आगे बीज कैसे निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भ्रूणकोश के विकास। ठीक है, अब देखना भ्रूणकोश कोश और कोश में अंतर होता है। ठीक है, कोश कब हम पढ़ रहे थे, जब हम बीजांड की संरचना बना रहे थे तब हम कोश के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब ये हो गया भ्रूणकोश, क्योंकि अब ये बीजांड पूरी तरीके से नष्ट होके एक गोल संरचना के रूप में निर्मित हो चुका है। ठीक है, निषेचन के बाद तब हम देखते हैं
कि भ्रूणपोष क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो भ्रूणपोष बीज का मुख्य भाग होता है जो बीज निर्माण के समय पोषक प्रदान करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भ्रूणपोष विकसित होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तब इसके कितने प्रकार होते हैं। तो पहला आता है केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, केंद्रीय भ्रूणपोष। तो केंद्रीय भ्रूणपोष में निरंतर कोशिका विभाजन होती रहती है। अब मान लो यहाँ पर बार बार कोशिका विभाजन हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर हो रहा है, धीरे धीरे इसका आकार बढ़ते जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इनमें विन्यासित कोशिका विभाजन लास्ट में चला जाता है, मतलब आधारी भाग की ओर चले जाते हैं सभी कोशिकाएं। ठीक है, तथा बीच में रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। बाद में फिर इसी में से कोई एक कोशिका निकल कर इस रिक्तिका में जाती है और फिर से विभाजन करना प्रारंभ कर देती है, जिससे रिक्तिका बाद में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या बोला जाता है, केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, अब हम देखते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में कोशिका विभाजन होती है। ठीक है, कोशिका विभाजन होती है, लेकिन इसमें जो रिक्तिका का निर्माण हो रहा है वो नहीं होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं तीसरा इसमें यही बताना है कोशिकीय भ्रूणपोष में कि जब इसमें कोशिका विभाजन होता है तो रिक्तिका का निर्माण नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं हेलोपियल भ्रूणपोष क्या है। तो हेलोपियल भ्रूणपोष इन दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, मतलब इस प्रकार के भ्रूणपोष में कोशिका विभाजन होता है और कोशिकाएं परिधि की ओर चली जाती है। ठीक है, लेकिन पुनः जब कोशिका विभाजन होना प्रारंभ होता है तब इस प्रकार के विभाजन में ये वापस रिक्तिका की ओर नहीं जाती, जिससे इसमें रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं बचता, ये पूर्ण तरीके से भर जाता है। ठीक है, और जितना अच्छा भ्रूणपोष होगा उतना ज्यादा बीज का निर्माण होगा और वह बीज सबसे ज्यादा अच्छा होगा, समझो। ठीक है, तो ये हो गए भ्रूणपोष के तीनों प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे कि जब हमें अच्छे प्रकार मतलब उन्नत बीज कैसे प्राप्त किया जाता है और किस प्रकार से हम अच्छे फल बीज प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।